नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 10 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप जगत से जुड़े लोगों से किया संवाद। कहा, ये अनगिनत कल्पनाओं के सच होने का सफर। भारतीय जनता पार्टी को 20 जनवरी को मिलेगा नया पूर्णकालिक अध्यक्ष। 19 जनवरी को होगा नामांकन। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के वोटों की गिनती जारी। अधिकतर इलाकों में महायुति को बढ़त। दांव पर ठाकरे ब्रदर्स और कांग्रेस की साख। पश्चिम बंगाल के चाकुलिया में बीडीओ कार्यालय में आगजनी के बाद चुनाव अधिकारियों में दहशत। माइक्रो ऑब्जर्वर और मतदान कर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का ड्रॉ घोषित। एक ही हाफ में जोकोविच और सिनर। वहीं विश्व नंबर 1 आर्यन सबालेंका वाइल्ड कार्ड के खिलाफ करेंगी अपने अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया दिवस समारोह को संबोधित किया। भारत मंडपम में हुआ ये कार्यक्रम स्टार्टअप इंडिया पहल की 1 दशक की यात्रा पर आधारित रहा। पीएम ने स्टार्टअप इंडिया से जुड़े लोगों से संवाद भी किया। पीएम से बातचीत में इन्होंने स्टार्टअप इंडिया पहल को बेहद रचनात्मक और लाभकारी बताया। प्रधानमंत्री की स्टार्टअप इंडिया पहल की यात्रा 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी। आज ये देश के आर्थिक और नवाचार ढांचे का अहम हिस्सा बन चुकी है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि स्टार्टअप इंडिया की 1 दशक की यात्रा कितनी ही कल्पनाओं के साकार होने की यात्रा है। 1 दशक पहले के हालात की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि आज देश के युवाओं को खुला आसमान मिला है तो नतीजा सामने है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पीएम ने कहा कि हमारे युवाओं का फोकस वास्तविक समस्याओं के समाधान पर है। पीएम ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया ने गरीब और मध्यम वर्गीय युवाओं को बिजनेस की दुनिया में आने का अवसर दिया है। पीएम ने भारतीय स्टार्टअप्स में नारी शक्ति की भागीदारी को सराहा। पीएम ने कहा कि स्टार्टअप्स का विस्तार अभूतपूर्व गति से हो रहा है। पिछले ही साल यानी 2025 में करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। ये स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद किसी एक साल के सबसे बड़ा जंप है। ये आंकड़े इस बात के गवाह है कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम इनोवेशन और ग्रोथ को किस तरह ड्राइव कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि सरकार ने युवाओं को ऐसी परिस्थितियां मुहैया कराई हैं जिनसे वो इनोवेशन की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं में नवाचार और देश के लिए जोखिम लेने की सोच का पीएम ने खास तौर पर जिक्र किया। रिस्क टेकिंग पर मैं खास तौर जोर देता रहा हूं क्योंकि ये मेरी भी पुरानी आदत है। जो काम कोई करने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसे काम जो दशकों से पहले की सरकारों ने नहीं छुए क्योंकि उनमें चुनाव हारने का, कुर्सी जाने का डर था। जिन कामों के लिए लोग आकर कहते थे ये बहुत पॉलिटिकल रिस्क है, मैं उन कार्यों को अपना दायित्व समझकर जरूर करता हूं।
आपकी तरह ही मेरा भी मानना है, जो काम देश के लिए जरूरी है वो किसी न किसी को तो करना ही होगा, किसी को तो रिस्क लेना ही होगा। नुकसान होगा तो मेरा होगा, लेकिन अगर फायदा होगा तो मेरे देश के करोड़ों परिवारों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी में स्टार्टअप इंडिया पहल की एक दशक की उपलब्धियों और इससे आए बदलाव को दिखाया गया है। नवाचार और उद्यमिता बढ़ाने में स्टार्टअप इंडिया की भूमिका शानदार रही है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। देश भर में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता मिली है। ये उद्यम रोजगार पैदा करने, नवाचार से होने वाले आर्थिक विकास और अलग अलग क्षेत्रों में घरेलू वैल्यू चेन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोट के को-फाउंडर अमन गुप्ता की प्रशंसा की। एक्स पर अमन गुप्ता की एक वीडियो शेयर करते हुए पीयूष गोयल ने लिखा, बोट के को-फाउंडर अमन गुप्ता ने सच ही कहा है। नेशनल स्टार्टअप डे हर उस उद्यमी का जश्न मनाता है जो निरंतर मेहनत करता है, अपने आइडिया पेश करता है, सफलताओं से सीखता है और फिर दोबारा खड़े होकर भारत के लिए कुछ नया और सार्थक बनाने में जुट जाता है। इस वीडियो में बोट के को-फाउंडर अमन गुप्ता ने अपनी स्टार्टअप की यात्रा का अनुभव साझा किया है और कहा कि अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो हर मंजिल को पाना मुश्किल नहीं है। आज से कुछ साल पहले मैं बस आप ही लोगों की तरह यहाँ बैठ के फाउंडर था, सोचता था कि कभी हमारी भी एक बड़ी कंपनी होगी, कभी हम भी कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, कुछ हम भी अपने देश के लिए करेंगे। आई वॉज जस्ट वन ऑफ यू गाइज and I'm proud to say that if I can be sitting here in front of in front of all of you along with Minister Sir and these dignitaries, so can you guys be, right? So guys, this is the new India where startup founders get to share a stage with Honorable Prime Minister, Honorable Minister and fellow dignitaries. कभी आपने सोचा था कि स्टार्टअप डे भी सेलिब्रेट होगा? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। बॉलीवुड में हम लोग आईफा अवार्ड्स सेलिब्रेट करते थे, फिल्म फेयर अवार्ड सेलिब्रेट होते थे, आज स्टार्टअप अवार्ड सेलिब्रेट हो रहा है। और बात एक छोटे से ब्रेक का। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली के बांसेरा पार्क में आयोजित 3रे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। पतंग महोत्सव का आयोजन दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक गतिविधियों और जनभागीदारी को बढ़ावा देना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने देशवासियों को त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मानव का अस्तित्व असीम ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्य नारायण से अभिन्न रूप से जुड़ा है। अमित शाह ने कहा, उत्सवों के माध्यम से पूरा समाज एकत्रित होता है। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, माघ बिहू और उत्तरायण के मौके पर देश भर के
सभी लोगों को और विशेष कर किसान भाइयों बहनों को हृदय पूर्वक की शुभकामनाएं देता हूं। हमारा ऋतु चक्र, हमारा जीवन का अस्तित्व एक प्रकार से असीम ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्य नारायण पर निर्भर होता है। भारत के लोगों को उत्सव प्रिय होते हैं और उत्सव के माध्यम से पूरे समाज को एकत्रित कर हम आगे बढ़ने की सोच रखने वाले लोग हैं और उत्तरायण उसी का एक हिस्सा है। अमित शाह ने सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष मनाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर 16 बार हमले हुए, लेकिन जितनी बार मंदिर तोड़ा गया उतनी ही बार इसे फिर से बनाया गया। अमित शाह ने इसे सनातन धर्म की अजरता और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों के अमर होने का प्रतीक बताया। मोदी जी ने सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले के 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व बनाया है और अब भारत सरकार और कई सारे सरकारें साथ में मिलकर देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष मनाने का भी हमने ऐलान किया है। सोम समुद्र के किनारे प्रभु शिव का ये स्थान दुनिया के इतने लोगों की नजर में आया कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 16 बार इसको तोड़ने का उपक्रम किया गया। तोड़ने में वो सफल हुए, मगर जितनी बार तोड़ा गया फिर से बनाया गया। ये परिचायक है कि विध्वंस करने वालों से बनाने वालों की शक्ति बहुत बड़ी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पतंगों ने आजादी के आंदोलन में भी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, देशवासियों ने साइमन कमीशन के विरोध में उत्तरायण के दिन साइमन गो बैक लिखे हुए पतंगों से पूरे आसमान को भर दिया था। जब साइमन कमीशन देश में आया तब साइमन कमीशन का देश में अनेक प्रकार से विरोध हुआ था। साइमन गो बैक का नारा एक प्रकार के आजादी के आंदोलन का प्रतिघोष बन गया था, परंतु साइमन कमीशन का सबसे बड़ा विरोध अगर किसी ने किया था तो देश भर में उत्तरायण के दिन साइमन गो बैक लिखकर पतंग उड़ाकर पूरा आसमान भारतीयों ने भर दिया था और अंग्रेजों को अपनी ताकत का परिचय दिया था। तो पतंग ने उस जमाने में आजादी के आंदोलन में भी एक बहुत बड़ा योगदान देने का काम करा था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 19 और 20 जनवरी को किया जाएगा। 19 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 4 बजे नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन नामांकन करेंगे। वहीं 20 जनवरी को अगर मतदान की आवश्यकता पड़ी तो उसके बाद नए अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। झारखंड में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के प्रवासी मजदूर अलाउद्दीन शेख का शव फंदे से लटके मिलने का मामला गर्माता जा रहा है। मजदूर की गृहनगर मुर्शिदाबाद में घटना को लेकर भारी हिंसा भड़क गई है। इस संदिग्ध मौत के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 और रेलवे ट्रैक को बांस लगाकर पूरी तरह बाधित कर दिया है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अराजक तत्व बेखौफ होकर उपद्रव कर रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल के ही उत्तर दिनाजपुर में चाकुलिया बीडीओ कार्यालय में हुई भीषण आगजनी और तोड़फोड़ के बाद चुनाव अधिकारियों में भारी दहशत का माहौल है। फरक्का के बाद हुई इस ताज़ा हिंसा ने माइक्रो ऑब्जर्वर और मतदान कर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने खुद सामने आकर चुनावी अधिकारियों को सुरक्षा का पुख्ता भरोसा दिलाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग हर कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फिलहाल निर्वाचन आयोग ने मामले में गृह सचिव और डीजी से रिपोर्ट तलब की है।
এরা তো কোনো কেস করতে পারবে না, এরা তো মাইক্রো অবজার্ভার আছে, প্রসিডিং অবজার্ভ করবে, এরা তো এটাই কাজ আছে। ল অ্যান্ড অর্ডার তো এটা স্টেট সাবজেক্ট আছে, স্টেট গভর্নমেন্টে ল অ্যান্ড অর্ডার আছে, স্টেট গভর্নমেন্ট দেখবে ওটা। সেকশন কিছু সোমোটো করে না, যেটা আছে এটা ক্রিমিনাল ল সিস্টেম আছে, একলি ওরা সব ইনভেস্টিগেশন যে আছে, আর পুলিশ দায়বদ্ধ আছে কোর্টকে। আমরা তো দৈনিক যোগাযোগ আছি রাজ্য সরকার সঙ্গে। আমাদের যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আছে উনি ডিও আছেন, আমাদের এসপি ইনভলভ আছেন, যত আপনার সেন্টার আছে সব ইসিআই থেকে অ্যাপ্রুভড আছে। সেন্টার जो আছে সব তালিকা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট দিয়েছেন, এসপি দিয়েছেন, ওরা सिक्योरिटी अरेंजमेंट सब করবেন। पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान पूर्व जादवपुर के अहल्यानगर में बीएलओ अशोक दास की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उनका शव उनके घर के शौचालय से लटका हुआ मिला। भाजपा का आरोप है कि कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 109 के निवासी अशोक दास की मौत के लिए स्थानीय तृणमूल पार्षद अनन्या बनर्जी जिम्मेदार है। अपने आरोप को साबित करने के लिए भाजपा ने फोन पर हुई बातचीत का एक ऑडियो सार्वजनिक किया है। इस फोन कॉल में भाजपा की बीएलए मौसमी दास और मृतक की पत्नी के बीच बातचीत है। भाजपा की बीएलए मौसमी दास ने आरोप लगाया है कि फोन का ऑडियो क्लिप सामने लाने के कारण उन्हें भी धमकियां दी जा रही हैं। तृणमूल पार्षद अनन्या बनर्जी ने इन आरोपों से इनकार किया है। इस फोन बातचीत का हवाला देते हुए सजल घोष ने टिप्पणी की कि इससे यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में बीएलओ पर कौन दबाव बना रहा है। एक बीएलओ ने सुसाइड किया, उनकी वाइफ रोते हुए चिल्लाते हुए साफ बोल रही है कि उधर की जो काउंसिलर है और उधर के काउंसिलर का चमचा या गुंडा तृणमूल का राजू विश्वास, उन लोगों ने इतना धमकाया कि गलत जितना भी नाम है उसको काटा नहीं जाएगा। ये धमक वो सहन नहीं पाए। उनको ऐसा भी धमकाया गया था कि फैमिली पर असर आएगा, बीवी बच्चों को पीटेंगे। मैं ममता दीदी से पूछना चाहती हूँ, क्या बोलोगे? बुलाओ और एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग सुनना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार एसआईआर को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां! यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बढ़त बनाई है। शिवसेना को 12 सीटें, शिवसेना उद्धव को 26 सीट, मनसे को 1 सीट, कांग्रेस को 11 सीटें, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार को 1 सीट मिली है, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें गई हैं। पुणे नगर निगम चुनाव में भाजपा 39 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट को 10 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। हालांकि बहुमत के लिए 83 सीटों का आंकड़ा अभी तक हासिल नहीं हुआ है और कई सीटों के परिणाम अभी आने बाकी हैं। नागपुर महानगर पालिका चुनाव में भाजपा ने 111 सीटों के साथ बढ़त बनाई है, जबकि कांग्रेस को 30 सीटें मिली हैं और वह दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भाजपा और महायुति के शानदार प्रदर्शन पर भाजपा ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता की। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने
शानदार सफलता अर्जित की है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। देश के और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा, एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वालों को करारा जवाब दे दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अब इंडी गठबंधन का कोई अस्तित्व बचा भी है या नहीं, क्योंकि केरल, दिल्ली और महाराष्ट्र में यह गठबंधन टूट चुका है। नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है, क्योंकि 2024 के बाद के चुनावों में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े। महाराष्ट्र नगर निगम में उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, उबाटा और कांग्रेस अलग हो गए। और बंगाल के आने वाले चुनावों में कोई संभावना नहीं दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। अर्थात इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद से लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और इन बैठकों में 85 लाख करोड़ की करीब 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति पहल ने यह साबित कर दिया है कि जब नीति, निगरानी और निर्णय एक साथ चलते हैं तो सबसे जटिल और दुर्गम परियोजनाएं भी समय पर जमीन पर उतरती हैं। मिजोरम इसका जीवंत उदाहरण है। कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए ये मुमकिन हुआ, आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और प्रभावी पहल प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस ऑफ टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि अगर सरकार की नीति स्पष्ट हो और नियत मजबूत हो तो असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। पीएम मोदी की स्पष्ट नीति और सशक्त नेतृत्व का असर है कि मिजोरम 78 साल बाद पहली बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सीधे जुड़ गया। मिजोरम में रेल नेटवर्क बिछाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि राज्य की दुर्गम पहाड़ियां, कमजोर चट्टानें, अत्यधिक वर्षा और लगातार भूस्खलन इस काम में बड़ी बाधा थे। लेकिन इस काम को आसान किया प्रगति ने। मिजोरम को सीधे दिल्ली से जोड़ने के लिए साल 2015 में 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी सेरांग ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की शुरुआत हुई। परियोजना की शुरुआत में ही बाधाएं बहुत थीं, लेकिन प्रगति में समीक्षा के बाद मिजोरम में जबरदस्त निर्माण कार्य हुआ। प्रगति पोर्टल का बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला। जो लैंड एक्विजिशन हमें करना था इस प्रोजेक्ट के लिए, अप्रोक्सीमेटली 490 हेक्टेयर्स, ये लैंड एक्विजिशन आसानी से नहीं हो पाता यदि हमें प्रगति पोर्टल के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेशन से ये नहीं होता तो पूरा नहीं हो पाता। उसके अलावा फॉरेस्ट के परमिशंस की जो बात है उसमें भी काफ़ी सहयोग मिला। इन एडिशन जो हमारे लेबर बाहर से आके काम कर रहे थे, उनको जो इनर लाइन परमिट की जो आवश्यकता होती है, उसमें भी प्रगति पोर्टल के माध्यम से जो इंटरवेंशन हुआ वो काफ़ी आसान हो गया। इस परियोजना के तहत 45 सुरंगों, 150 से अधिक पुलों और 4 नए रेलवे स्टेशनों, होटोकी, काउनपुई,
मुअलकांग और सेरांग का निर्माण हुआ। उद्घाटन के अवसर पर सेरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सेरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सेरांग कोलकाता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। दरअसल योजना की शुरुआत से ही निर्माण कार्य के लिए बड़ी चुनौती थी। मॉनसून में एक ही रात में महीनों की मेहनत बह जाती थी। इसके अलावा खराब सड़कों के कारण मशीनरी और निर्माण सामग्री पहुंचाना बेहद कठिन था। कई स्थानों पर भूमि अधिग्रहण अधूरा था, जिससे कार्य बार बार बाधित होता रहा। एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती जा रही थी। लेकिन फिर मार्च 2016 में प्रगति की समीक्षा बैठक में जब ये सभी अड़चनें सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में आईं, तो परियोजना की दिशा ही बदल गई। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया गया, जिम्मेदारियां तय की गईं और समयबद्ध निगरानी शुरू हुई। प्रगति के तहत लिए गए फैसले तुरंत जमीन पर लागू होने लगे। वर्षों से रुके कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगे। जब से ट्रेन मिजोरम में आया, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है कि जो हम लोग पहले तो बाहर में घूमने के लिए बहुत मुश्किल था, रास्ता भी बहुत खराब था। जब से ट्रेन आया इधर में, हम लोग को जहाँ जाना है बहुत जल्द से भी पहुँच सकते हैं। 144 टनल्स और ब्रिजेस ये सब है। इट वाज लाइक कहीं पे भी रास्ता उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन हर जगह पे एक रेलवे स्टेशन तो बना है और इसके सामने क्वार्टर्स है। इट वाज लाइक I think this place is going to develop a lot in the upcoming days. Like tourists are going to visit more and more. बैराबी सेरांग रेलवे लाइन सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना नहीं है, बल्कि ये प्रगति की कार्य क्षमता और प्रभावशीलता का प्रमाण है। ये दिखाता है कि जहां भूगोल चुनौती देता है, वहां सक्रिय शासन, डिजिटल निगरानी और मजबूत नेतृत्व विकास की राह बना सकते हैं।